मैं वाल्मीकि पांडे, डीएवी जद्दूपुर स्कूल हिंदी शिक्षक। आज इस घंटे में मैं पुनः दो बालों की कथा शीर्षक का तीसरा भाग के तरफ आप लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ। यह तीसरे भाग में क्या लेखक बताना चाहा है, इसका हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। कहानी वहां से आरंभ होती है कि वह जो बालिका है, भैरव की बेटी, वह प्रतिदिन हीरा और मोती को एक एक रोटियां खिलाकर उन्हें संतुष्ट कर देती थी। उन्हें उनकी भूख तो नहीं मिलती थी, फिर भी उनके मन को एक सम्मान और प्यार मिल जाता था। अब यही से कहानी हमें आरंभ करना है। उसके पहले हम यह चाहते हैं कि आप लोग एक जो कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उन कठिन शब्दार्थों को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। उसके अर्थ को जान करके ही हम पाठ के आगे की बात समझ सकते हैं और उसका अनुभूति हो सकती है। व्यथा, व्यथा का अर्थ होता है दुख, मन में दर्द, मन में एक प्रकार की पीड़ा को हम व्यथा कहते हैं। तेवर, तेवर आंख में एक प्रकार का ज्वाला भड़कती है, क्रोध की एक ज्वाला, जिसे हम क्रोध भरी दृष्टि अर्थात दृष्टि में क्रोध का होना देखा जाता है, तेवर। तीसरा है टाल जाना। टाल जाना मुहावरा भी है, शब्दार्थ भी है। किसी बात को टालने का प्रयास करना अर्थात बच जाना। मसलहत, यह फारसी शब्द है। मसलहत का अर्थ होता है उचित या हितकर। आत्मीयता, आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन, अपनत्व की भावना जहां पर हो उसे हम आत्मीयता कहते हैं। बरकत, देहातों में उसी बरकत को बरकत लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध शब्द बरकत है और बरकत का अर्थ होता है अपने आय में बढ़ोतरी होना। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, अकस्मात। आरजू, आरजू का अर्थ होता है विनती करना, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। रगेदना, रगेदना का अर्थ होता है दौड़ाना या खदेड़ना। तजर्बा, तजर्बा का अर्थ होता है अनुभव, अनुभूति होना। सविता माने वास्ता या सरोकार, ये सब फारसी शब्द है। नाहक अर्थात बेकार। अख्तियार का अर्थ होता है अधिकार। यह अख्तियार हमारे बोलचाल की देसी भाषा है। अब हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि पाठ में कुछ मुहावरे भी हैं, जिन मुहावरों को जान लेने के बाद ही हम उस भाव को समझ सकते हैं, उनके मंतव्य को समझ सकते हैं जो पाठ में आया हुआ है। इसलिए इस आए हुए मुहावरे को आप ध्यान से देखें, समझें और समझने के बाद वाक्यों में प्रयोग करके स्पष्ट करें इसके अर्थ को। ऐसा हमें प्रयास करना होगा। जब तक हम यह प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी पढ़ाई में एक चमक, एक दीप्ति नहीं आ पाएगी। इसलिए इसे हमें करना अति आवश्यक है। जैसे दिल में ऐंठ कर रह जाना, दिल में ऐंठ कर रह जाना का मतलब होता है विद्रोह प्रकट न करना, अर्थात मन में विद्रोह करने की भावना है, लेकिन दबा करके उसे अपने हृदय पर पत्थर रख करके उसको दबा देना,
ऐसी जहां पर स्थितियां आती है उसे हम कहते हैं दिन में ऐंठ कर रह जाना। पलट पड़ना अर्थात उलट करके, पलट करके चोट करना। आफत आना, आफत आना का अर्थ होता है संकट की घड़ी आ जाना या मुसीबत आ जाना। ठीक है। बगलें झांकना, जब हम कोई बचाव नहीं देखते हैं तो बगलें झांकने लगते हैं, अर्थात बगल में बचने का प्रयास करने लगते हैं, अर्थात किसी बात से बचने का हम प्रयास करना। ज्वाला दहक उठना, यह ज्वाला दो जगह उमड़ती है, कभी आंख में तो कभी दिल में। तो ज्वाला दहक उठना का अर्थ होता है बहुत अधिक बढ़ जाना, अपने हृदय में वह क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है या आंख में। चेत उठना, चेत उठना का मतलब सजग हो जाना, सावधान हो जाना। चेत उठना। खलबली मचना, कभी कोई अकस्मात कोई घटना होती है तो वहां पर भाग दौड़ मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं खलबली मचना, अर्थात अफरा तफरी मचना। मन फीका होना, अर्थात मन उदास हो जाना, निराश हाथ लगना, निराशा हाथ लगना। बोटी बोटी कांपना, जब हम किसी भय से भयभीत हो जाते हैं और उस भय से बचने का कोई मुझे रास्ता नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में हम कांप उठते हैं, उसी को यहाँ पर यह कहा गया है बोटी बोटी कांपना, अर्थात बहुत डरना, भयभीत हो जाना। खबर लेना, खबर लेना, जैसे गया में हीरा की खबर ली, गया में हीरा की खबर ली, अर्थात उसको धमकाया, डराया या मारा। ऐसी जो वहां प्रक्रिया होती है वहां पर खबर लेने की मुहावरा सार्थक होता है। अब हम चलते हैं आप लोगों को कहानी के उस भाग के आगे जहां से हम कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। अब तीसरे भाग की कहानी है कि अब इस तरह हीरा और मोती दोनों गया के घर प्रतिदिन इस प्रकार के अपमान का अनुभव करता रहा है कि अब उसे कोई चारा नहीं है, क्योंकि रात को मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया जाता था, खाने के लिए रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता था, कोई भी उनके साथ ममता और प्रेम का भाव दिखाई नहीं पड़ रहा था। ममता अगर कहीं दिखाई पड़ भी रही थी तो वह दिखाई पड़ रही थी उस बालिका के द्वारा। बालिका उनके अंतर्भाव को समझ रही थी और उन्हें अब मन में दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उसके साथ भी अत्याचार प्रायः आए दिन हुआ करता था। उस दर्द को वह समझकर और उस दर्द से अभिभूत होकर वह अब आगे सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। अब वह एक दिन रोटी लाती है, खिलाती है और कहती है कि तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते, और उनके रस्सी को खोल देती है। लेकिन गया समझदार था, वह बड़ा भावुक होकर समझा कि अगर इसके द्वारा खोले गए रस्सी से अगर हम भाग जाएंगे तो इस पर मार पड़ेगी। यह सोचकर वह भागता नहीं है, फिर भी वह बालिका उन्हें भगाने के लिए उत्साहित करती है, उनके मनोभाव को पहचानती है और वे उन्हें भगा देती है। भगाने के बाद हीरा और मोती अब घर से बाहर निकलते हैं, गांव से बाहर निकलते हैं और वे भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर निकले होंगे तभी लड़की शोर मचाई, अरे अरे चाचा,
बैल भागे जा रहे हैं, देखिए ना भागे जा रहे हैं। गया खाने के लिए बैठा हुआ था और वह कोई काम कर रहा होगा ऐसा जान पड़ता है। वह तुरंत सतर्क हुआ और लाठी लेकर के उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। वह अब देख रहा है कि हीरा मोती सरपट भागे जा रहे हैं, बेहताशा भागे जा रहे हैं और वे भागते हुए जब समझ में आ गया कि ये तो मुझसे पकड़ में नहीं आएंगे, तब वह सोचा कि चलो लौट चलते हैं गांव से, कुछ लोगों को लेकर आते हैं, तब इनको हम पकड़ेंगे। और वह गांव में आता है और कुछ लोगों को लेकर के जाता है। तब तक इतना समय में तो हीरा मोती को बहुत समय मिल गया। वे आगे बेहताशा भागे जा रहे थे, लेकिन एक उस घबराहट के भाग दौड़ में उन्हें कोई परेशानी आ गई। परेशानी यह आ गई कि वे जिस रास्ते से आए थे अपने स्वामी के घर से, वे रास्ता वे भूल गए और दूसरी रास्ता, क्योंकि उस समय वे रास्ता नहीं देखना चाहते थे, वे तो केवल वहां से दूरी बनाना चाहते थे, भागना चाहते थे, उनके पकड़ से दूर होना चाहते थे। इसलिए वे वहां उस रास्ते का ध्यान नहीं रखा। और जब हड़बड़ी में हम अपने रास्ते को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी आती है। यह दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। अब आगे वह बढ़ते बढ़ते भागे जा रहे हैं। अब गया चारों तरफ देखता है, रात अंधेरी थी, दूर तक दिखाई नहीं पड़ती थी। अब रात में वह उन्हें पकड़ भी नहीं पाता सकता था, इसलिए निराश होकर गया लौट गया। अब एक भागते भागते अब यह जान लेते हैं कि अब हम लोगों का पीछा नहीं किया जा रहा है, अब हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। यह जब आत्मा में संतोष हो जाता है तो वे अब उन्हें भूख सताने लगती है, क्योंकि इच्छा के मुताबिक कभी भी भोजन झूरी के घर के से आने के बाद गया के यहाँ नहीं मिल पाया जाता। उस भोजन से वे किसी तरह अपनी जीवन को जिला रहे थे। अब वे स्वतंत्र थे, वे आजाद थे, अब किसी के बंधन में नहीं थे। अब जब बंधन व्यक्ति का या किसी लोग का मुक्त हो जाते हैं बंधन से, तो उन्हें अब इच्छा के अनुसार भूख लगती है और भूख तो लग ही रही थी। अब वे भूख में हरे भरे एक खेत देखते हैं जिसमें मटर की फसल लगी हुई थी। अब उस मटर को वे चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं और जी भर करके वे मटर खाते हैं। अब मन पसंद भोजन मिला है और वे जी भर के खाए, और खा लेने के बाद जब उनका पेट भर गया तो वे डकार दिए और आपस में कल्लोल करने लगे, विनोद करने लगे और सींघें मिलाने लगे, खेलने लगे, उछल कूद मचाने लगे। अब वे कहते थे अब भाई हम लोग स्वतंत्र हैं और अपने स्वामी के घर चल पड़ना चाहिए, लेकिन वे कहे कि नहीं, थोड़े अब हम लोग मजा मौज मस्ती करने और मौज मस्ती करने लगे। मौज मस्ती करने के बाद वे पुनः कुछ भोजन बच जाता है तो सोचते हैं कि चलो और थोड़े भोजन कर लिया जाए, क्योंकि हरा भरा खेत है, अब मन के मुताबिक भोजन सामने है तो भूख बढ़ ही जाती है। अब ऐसी दशा में वे पुनः अब चलने की बात सोच ही रहे थे कि अचानक उनके ऊपर आफत आ पड़ी। संकट से वे घिर गए। संकट से घिरने के कारण वे अब सोचने लगे अब क्या करें। वे बगले झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे कि कैसे बचा जाए,
क्योंकि एक बलशाली ऊंचा कद का सांड उन्हीं के तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था, अर्थात वह चौकड़ी भरते हुए आ रहा था। उससे लड़ना, सोचना, मरना था। वे अब क्या करें? अगर भागते हैं तो कायरता होती है। दुश्मन को ललकार सुनकर अगर कोई भाग पड़े तो वह कायर है। वे कायर थे नहीं। अब दोनों तरफ से उन्हें मुसीबत जान पड़ी। भाग सकते नहीं और लड़ सकते नहीं। फिर भी चाहे दुश्मन कितना ही बलशाली हो, अगर आत्मबल, स्वाभिमान अगर हृदय में हो तो वह अपने बलशाली दुश्मन से को भी पराजित कर सकता है। वे अपनी योजना बनाए, रणनीति बनाए कि चलो हम लोग दो तरफ हो जाते हैं। अगर एक पर वह सांप झपटता है तो हम पीछे से वार करेंगे। यह युद्ध नीति है। और तुम पर करेगा तो मैं करूंगा, मुझ पर करेगा तो तुम करना। क्योंकि ये जिगरी मित्र थे, सच्चे मित्र थे। यह बात पहले ही हम बता चुके हैं। वे अब दौड़ता हुआ सांप गया पर झपटा। पीछे से मोती ने उसके पेट में अपना सिंह घुसेड़ दिया। वह पलटा मोती को मारने के लिए, लेकिन मोती थोड़े पछाड़ खाया, पीछे हटा उसके मार से बचने के लिए। तब तक गया अपनी सिंह उसके पेट में घुसा दिया। अब जिधर झपटता पीछे से एक दूसरा मित्र उस पर वार कर देता। क्योंकि उस सांप बलशाली तो था, लेकिन उसके पास युद्ध नीति नहीं थी, रणनीति नहीं थी। दो शत्रुओं से कैसे किया जाए युद्ध, यह ज्ञान उसे नहीं था। बलशाली तो था, इसीलिए कहा गया है बुद्धि यस्या बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। केवल बलवान बलिष्ठ नहीं हो सकता। अब वे दोनों तरफ से मार खाते खाते वह भागा। अब समझ गया कि अब हम पराजित हो जाएंगे, अब मारे जाएंगे, घायल हो जाएंगे। तो वह भागा। पीछे से हीरा और मोती खदेड़े। मोती तो क्रुद्ध था। उसका स्वभाव भी हम बता चुके हैं कि उग्र स्वभाव का है। वह उस सांड को मारना चाहता है। वह दौड़ते दौड़ते, भागते भागते वह गिर पड़ता है बेदम होकर के। बेदम होना अर्थात शरीर में शक्ति न रहना। अब वह गिर पड़ता है और मोती उसे अपने सिंह के वार से मार डालना चाहता है, लेकिन गया बड़ा ही समझदार है, धर्मज्ञ है। वह कहता है नहीं भाई, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं किया जाता। जो गिर चुका है, अपने आप को समर्पित कर चुका है, अपने का हार स्वीकार कर चुका है, उसे मारना अब जरूरी नहीं है। यह एक आदर्श है। इस आदर्श को वह बताते हुए अब आगे बढ़ता है और वहां से लौट पड़ते हैं। अब यहीं तक हम अब अपने क्लास का विराम करना चाहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें और इसे आप अभ्यास में रखें। धन्यवाद।